दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। आज की कहानी है पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान की। कहानी शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी है, वो भी पाकिस्तान की है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। कहानी है पाकिस्तान में रहने वाली एक लड़की सोफिया बीबी की। सोफिया बीबी एक शाहिद नाम के लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले सोफिया के राज़ी नहीं थे और वो उसकी शादी शाहिद से ना करके किसी दूसरी जगह किसी दूसरे लड़के से कर देती है, जिससे सोफिया बीवी काफ़ी नाराज़ होती है और वो कहती है कि मैं शादी को चलाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे ये शादी पसंद नहीं है, मुझे शादी शाहिद से ही करनी है। लेकिन क्योंकि अब शादी ज़बरदस्ती हो चुकी थी तो सोफिया अपनी ससुराल जाती है और वहाँ पर जाकर कुछ दिन रहती है और वहाँ पर भी वो खुश नहीं रहती, ना खुद खुश रहती है और ना ही ससुराल वालों को खुश होने देती है। वहाँ पर रोज़ के उनके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। एक दिन सूफिया बीवी फ़ोन करती है अपने जो उसका प्रेमी था शाहिद, उसको, कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसका कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा और तुम इसका कुछ करो। अब शाहिद क्या करता है कि वो मार्केट से जहर लाता है और लाकर सूफिया बीवी को देता है और उसको बोलता है कि इसको तुम दूध में मिला के उसको पिला देना अपने शौहर को, जिससे वो ख़त्म हो जाएगा और सारी प्रॉब्लम ख़त्म। उसके बाद तुम विधवा हो जाओगी और घर आ जाओगी, और जब तुम विधवा हो चुकी होंगी तो तुमसे कोई और शादी नहीं करेगा और तुम्हारे घर वाले मजबूरी में मुझसे ही शादी कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा नहीं। इस तरीके से क्या होगा कि तुम्हारा ये कांटा भी निकल जाएगा और अपना भी काम हो जाएगा। अब सोफे में भी दूध में जहर मिलाती हैं। शाम को जब उसका शौहर घर पे आता है तो उसको दूध ऑफ़र करती है कि तुम दूध पी लो। अब शौहर का मूड अच्छा नहीं होता है, उसको उस टाइम दूध नहीं पीना था, वो कहता है मुझे दूध नहीं पीना, और वो मना करके सो जाता है। अब सोफे बीबी का बहुत मूड ख़राब होता है कि इतनी बड़ी प्लानिंग थी, जहर मिला भी दिया है और उसने पिया नहीं। अब वो सोचती रहती है और उसको गिलास को किचन में रख देती है और इतने में उसको कोई आवाज़ लगाता है, वो चली जाती है और वो गिलास जहर का दूध मिला हुआ गिलास वो वहीं पे किचन में रखा रहता है। इतनी देर में उसकी सास आती है जो लस्सी बना रही होती है, घर पे कुछ मेहमान आए हुए होते हैं उनके लिए। अब वो देखती है कि लस्सी में दूध कुछ कम पड़ रहा है, वो उस गिलास को उठाकर जो जहर से भरा हुआ था उस लस्सी में मिला देती है। अब लस्सी बनती है और सबको दी जाती है, तो 17 लोग उस लस्सी को पीते हैं। जैसे ही पीते हैं जहर अपना काम शुरू करता है और सब किसी को उल्टी होने लगती है, किसी के पेट में दर्द होता है और वहाँ पर चीख पुकार का हालत हो जाती है और मंजर बहुत बुरा हो जाता है। अब धीरे धीरे लोग मरने लगते हैं। तो 17 लोग इस दूध बनी लस्सी से, कुछ घर पे, कुछ रास्ते में, कुछ अस्पताल में ख़त्म हो जाते हैं। एक प्यार की और एक मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा जो उसके ससुराल के सोफिया के ससुरालियों को मिलती है। 17 लोग उस घर के, कुछ रिश्तेदार जो आए हुए थे, सब के सब जहर से ख़त्म। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और वहाँ पे पता चलता है कि ऐसा किसी ने करा, क्योंकि रोज़ उसके लड़ाई झगड़े होते रहते थे और सोफिया बीवी खुद भी उससे परेशान थी। तो ससुराल वाले आरोप उसी पर लगाते हैं और पुलिस उसको उठाती है, थाने ले जाती है, उससे पूछताछ करती है। शुरू में वो मना करती है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है तो इस बात को कबूल करती है कि हाँ, मैंने ही उनको ज़हर दिया था और मैंने उनको ज़हर नहीं दिया था, मुझे शाहिद ने ला के दिया था और मुझे तो अपने शौहर को पिलाना था, लेकिन उन्होंने किसी कारण से पिया नहीं और मैं वो किचन में उस गिलास को रख के भूल गई। तभी सास आई और ये उस लस्सी में वो ज़हर मिल गया और वो सब आदमी ख़त्म हो गए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। दूसरी कहानी है पाकिस्तान की, ये भी पाकिस्तान की ही है। पाकिस्तान से एक पड़ोसी मुल्क है उसका, अफ़गानिस्तान। तो वहाँ पर एक लड़का होता है जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा के अंदर आ जाता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के शरणार्थी वहाँ पर आते रहते हैं और पाकिस्तान उनको बसा भी लेता है, रख भी लेता है, तो ऐसा वहाँ होता रहता है। तो अफ़गान शाह नाम का लड़का अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आता है और वहाँ पर एक इनायत कली बाज़ार है, वो वहाँ पर आकर रहने लगता है। वहाँ पर एक उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है यास्मीन, और उन दोनों की शादी हो जाती है। माँ बाप उनकी शादी करते हैं और वो इनायत कली बाज़ार में दोनों रहने लगते हैं। अब लड़का मेहनती था, तो इनायत कली बाज़ार से वो लड़का पेशावर जाता है और वहाँ पर जाकर अपना कुछ कारोबार करना शुरू कर देता है और कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में अपने घर आता है वो।
इस तरीके से ज़िंदगी अपना सही कट रही होती है। इसी बीच उनको एक लड़की होती है। अब वो 2 से 3 हो जाते हैं। वो मेहनती होता है और पैसे कमाता है, और अफ़गान शाह का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है गुलिस्तान। क्योंकि जो अफ़गान शाह था वो खुद अफ़गानिस्तान से आता है, तो किसी कारण से अपना बैंक में अकाउंट नहीं खोल पाता, और उसकी जो दोस्ती होती है गहरी होती है गुलिस्तान के साथ में। तो जो भी उसकी जमा पूंजी होती है, जो भी वो कमाता है और जो भी उसमें प्रॉफिट होता है, वो सारा वो लाके गुलिस्तान को देता है कि तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो, और ये पैसे आज तुम मेरे कुछ दिन के लिए रख लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे वापस ले लूँगा। उसको उस पर यकीन था और वो उसके पास पैसे जमा करता रहता है। अब ये सन 2017 से वो इकट्ठे करने शुरू करता है। सन 2018 आ जाता है और अच्छी खासी उसकी पूंजी उस पर जमा हो जाती है। एक दिन उसकी कुछ तबीयत ख़राब होती है और वो अपने दोस्त गुलिस्तान के पास जाता है। उसको बोलता है कि भाई, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं वो मुझे पैसे दे दो, मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब सी रहती है और मुझे कुछ उनका मुझे ज़रूरत भी है उन पैसों की, मुझे कुछ और काम करना है। अब गुलिस्तान कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अभी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं तुम्हें दवाई ला देता हूँ। और वो बाहर जाता है, बाहर से एक इंजेक्शन कुछ दवाई लेकर गुलिस्तान के पास आता है। उसको बोलता है कि तुम मुझे फ़लाँ जगह मिलो, वहाँ पर कोई नदी होती है और मैं तुम्हारी दवाई लेकर आ गया हूँ, और मैंने डॉक्टर को बता दिया तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है वो बता दी है, और उसी के आधार पर डॉक्टर ने दवाई दे दी है। अब वो अफ़गान साहब गुलिस्तान को मिलता है नदी के किनारे, और वहाँ पर वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, और गुलिस्तान उसको अपने हाथ से इंजेक्शन लगा देता है। क्योंकि वहाँ पर कुछ हालात ऐसे हैं, तालिबान से उनके झगड़े चलते रहते हैं और आपस में कुछ गोलीबारी या कुछ जख्म होते रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग इंजेक्शन लगा लेते हैं अपना आप ही, इतनी प्रैक्टिस उनको होती है। तो गुलिस्तान अफ़गान शाह को इंजेक्शन लगा देता है और वो इंजेक्शन जहर का होता है, क्योंकि उसको पैसे देने नहीं थे और पैसे वो खा चुका होता है उसके। अब उसको पता था कि रोज़ मांगेगा, रोज़ परेशान करेगा, आज इसकी तबीयत भी ख़राब है तो बहाना अच्छा है, और इसको निपटा आज इसको आज ही निपटा देते हैं। वो जहर का इंजेक्शन उसको लगा देता है और उसको दवाई देता है, और एक इंजेक्शन उसको और देता है जो बिल्कुल ठीक होता है, पेन किलर वाला होता है वो, दर्द का, कि ये तुम सुबह लगा लेना, नहीं तो मैं खुद ही आकर तुम्हारे घर पे मैं इसको लगा दूँगा। अब अफ़गान साहब बिल्कुल बेफ़िक्र, उसको पता है मेरा दोस्त है, उसके दिमाग में दूर-दूर तक ऐसा नहीं था कि ये पैसे के लिए मुझे मार रहा है। वो अपने घर जाता है, घर जाकर उसकी तबीयत ख़राब होती है, और तबीयत इतनी ख़राब होती है कि वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी घरवाली जो होती है जास्मीन, वो बहुत परेशान होती है। वो पड़ोस चीखती चिल्लाती है, पड़ोसियों को बुलाती है और उसको अस्पताल ले जाया जाता है, और अस्पताल जाके पता चलता है कि अफ़गान शाह की मौत हो चुकी है। अब ये सुनकर उसको बहुत धक्का लगता है, उसका आदमी कमाने वाला वो चला गया। अब उसको लाया जाता है, वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होता नहीं है, वो लोग ज़रूरत नहीं समझते, और बॉडी यास्मीन को दे देते हैं, और वो लेकर आ जाती है और उसका सपुर्द खाक उसको दफन कर दिया जाता है। अब 1-2 दिन बाद यास्मीन दिमाग लगाती है, सोचते इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी ऐसी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से मौत नहीं हो सकती। अब क्योंकि मरने से पहले अफ़गान शाह अपनी बीवी को बता चुका था कि गुलिस्तान ने मुझे इंजेक्शन लगाया है, और मुझे उसने दवाई ला दी है, तुम्हें दवाई लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाऊँगा। अब वो पीछे जाती है, वो सोचने लगती है कि क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसको कहीं न कहीं गुलिस्तान पर शक होता है। अब वो गुलिस्तान के पास जाती है और उससे कहती है कि आपके पास मेरे शौहर ने पैसे रखे थे जो 1 डेढ़ साल की कमाई है, आप मुझे वो रकम वापस कर दीजिए। अब गुलिस्तान कहता है कि वो तो मैंने उसको दे दिया, वो मुझसे पहले आके ले गया था पैसे। अब ये सुनकर यास्मीन और चौंक जाती है, क्योंकि सारी बात उसने अपनी बीवी को बताई होती है, और उसके पास पूरा लेखा-जोखा होता है उसकी डायरी में, कब कितने पैसे कब दिए, कितनी रकम कब दी, और यास्मीन को सारी चीज़ें पता थी। अब यास्मीन को लगता है कि वो सीधा-सा झूठ बोल रहा है, क्योंकि पैसे आए नहीं हैं और लास्ट इंजेक्शन इसी ने लगाया है। अब यास्मीन घर आकर सोचती है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो गुलिस्तान से पहले पूछती है कि तुमने कौन से डॉक्टर से वो दवाई ली थी, क्योंकि पहले डॉक्टर दवाई देगा और वो फिर एक पर्ची पे लिखेगा, जो डिस्क्रिप्शन होगा उसका वो लिखता है वो।
और उसी के आधार पर फिर मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन मिलेगा, क्योंकि स्टोर वाले इंजेक्शन ऐसे देंगे नहीं जब तो डॉक्टर लिखेगा नहीं। तो जो नाम बताता है डॉक्टर का उस नाम का कोई डॉक्टर वहाँ पे होता ही नहीं है, और उसके पास पर्ची भी नहीं होती। तो यास्मीन को कहीं ना कहीं ये चीज़ पक्की हो जाती है कि मेरे शौहर का जो कत्ल वो जो मौत हुई है वो कुदरती नहीं है, ऊपर वाले के हुक्म से नहीं हुई, और उसका कत्ल करा है इस गुलिस्तान ने। अब वो उसके अंदर एक बदले की भावना जागने लगती है। वो सोचती है कि इसने इतनी कम उम्र में, हमारा अच्छा खासा परिवार चल रहा था, इतनी कम उम्र में मेरे शौहर को इसने गुलिस्तान ने, उसके दोस्त ने छीन लिया कुछ पैसों की वजह से। चाहता पैसों को मना कर देता, लेकिन जान लेने की क्या ज़रूरत थी। अब वो सोचने लगती है कि किस तरीके से मैं इसका बदला लूँ। पहले सोचती है कि इसके घर कोई डाका डलवा दे, चोरी करवा दे, जिससे बर्बाद हो जाए, रोड पे आ जाए। फिर सोचती है कि इसको गुंडों से पिटवा दें। अब वो खुद ही अलग अलग तरह के प्लान बनाती रहती है और उनको ड्रॉप भी खुद ही करती रहती है। अब अचानक 1 साल बाद 2018 में उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचती है कि ऐसे काम होगा नहीं और उसको बदला लेना ज़रूर है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इस गुलिस्तान से शादी कर लूँ, और जब मैं इससे शादी कर लूँगी और इसकी बीवी बन जाऊँगी तो मैं इसके घर रहूँगी और इसको वहीं पे निपटाऊँगी। अब वो ये सोचकर किसी दूसरे के हाथ ये मैसेज भिजवाती है गुलिस्तान के पास, क्योंकि वो उसका दोस्त था उसके शौहर का। और वो जो संदेशा भिजवाती है उसमें भी यही कहती है कि आप हमारे जो हस्बैंड शौहर थे उनके आप दोस्त हो, और मैं परेशान हूँ, और जो मेरी बेटी है उसका भी भविष्य ख़राब है, मुस्तकबिल ख़राब है, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो, और जिससे मेरी बेटी का मुस्तकबिल भी ठीक हो जाएगा, मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, और इस तरीके से आप एक तरीके से अपने दोस्त की हेल्प करोगे। अब ये गुलिस्तानी ये सब सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है कि जी देखो, मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पहले से शादी हुई है और मेरे बच्चे भी हैं, और ऐसा मैंने इस नज़र से आपको कभी देखा भी नहीं है। तो ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, शादी मैं ये नहीं कर सकता आपसे। अब कहीं न कहीं यास्मीन का ये प्लान फ़ेल हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, इस तरीके से उसके पास मैसेज भिजवाती रहती है, संदेशा भिजवाती रहती है वो। 2018 आ जाता है। उसके बाद 2018 में उसके जो शौहर की मौत हुई थी, 2021 आ जाता है। मतलब 3 साल करीब वो इन चीज़ों को कोशिश करती रहती है किसी तरीके से ये मुझसे शादी करे। अब उसके दिमाग में एक दूसरा प्लान आता है। वो सोचती है ऐसे शादी करेगा नहीं, और एक दिन उसके पास खुद जाती है और खुद जाके उसको बोलती है कि देखो, मेरे पास बहुत पैसा है, और तुम भी इधर-उधर जो व्यापार और बिज़नेस करने के लिए जाते रहते हो, तुम्हारे पास गाड़ी है नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कार दिला दूँ, और तुम उस कार में आराम से जाओ, और मुझे जो है एक नाम चाहिए शौहर का, क्योंकि पैसे मेरे पास हैं, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे भी काट सकती हूँ। लेकिन ऐसे थोड़ा ठीक नहीं लगता। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी को कौन पालेगा, या उसका भविष्य क्या होगा? तो मैं चाहती हूँ मैं तो एक कार दिला दूँ, और कुछ पैसे हैं मेरे पास, वो मैं तुम्हें पैसे दे दूँ, और तुम मुझसे शादी कर लो। अब यहाँ पर गुलिस्तान एक लालच में आ जाता है। वो सोचता है कि यार दहेज भी मिल रहा है, अच्छा खासा कार भी मिल रही है, और शादी तो करनी है, ये अपना आप रह रही है अपनी जगह। वो राज़ी हो जाता है, और वो यास्मीन से शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद गुलिस्तान की बीवी को पता लगता है, बीवी नाराज़ हो जाती है, दोनों में झगड़ा होता है, और वो उसको अपने घर में नहीं आने देती। अब गुलिस्तान यास्मीन को लेकर कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ, इस तरीके से 1-2 दिन वहाँ काटे, 1-2 दिन वहाँ गुजारे, इस तरीके से। अब यास्मीन को मौका नहीं मिलता उसको मारने का। वो चाह रही थी कि कोई भी टाइम मुझे ऐसा मिल जाए जो मैं उसको ख़त्म कर दूँ, लेकिन उसको वक़्त मिल नहीं पाता, क्योंकि सब खुद रिश्तेदारों के घर में है, तो वहाँ पे भीड़ होगी। तो यास्मीन उससे कहती है कि क्यों ना हम कोई मकान किराए पे ले लें, क्योंकि कब तक हम इधर-उधर रहेंगे, कभी कहीं न कहीं हमें कोई ना कोई ठिकाना तो चाहिए ही, साथ में बेटी भी है। तो वहाँ पर जो इनायत कली बाज़ार होता है, जहाँ पर वो पहले भी किराए पे रही थी शादी से, तो वो अब गुलिस्तान को बोलती है कि वहाँ पर इसका किराया ले लेते हैं, और मैं वहाँ पे रह लूँगी, और आप भी वहीं रहना साथ में। अब वो वहीं पर किराए पे ले लेते हैं, जहाँ पर वो पहले रहती है उससे थोड़ा बहुत आगे-पीछे किराए पर ले लेते हैं। अब वहाँ से अपना गुलिस्तान अपना काम करने लगता है, और रात को वहाँ पर घर पे आ जाता है वो। अब
उसकी साजिश का जो पहला चरण था वो ख़त्म हो चुका था। और वो सोचती है इसको मारूँ कैसे, क्योंकि वो हट्टा-कट्टा था। और वो सोचती है गला दबा के मारूँगी तो वो खुद नाज़ुक थी, तो उसको लगा कि हाथ से मैं इसको मार नहीं पाऊँगी। अब अगर ज़हर लेने कहीं जाती है तो कल को दुकानदार को शक हो जाए, वो किसी को बता दे और किसी तरीके से को गुलिस्तान को पता लग जाए तो मामला वैसे ख़राब हो जाएगा। और वो सोचने लगती है कि अब क्या करा जाए, अभी मेरे सामने भी है, घर में भी है और मैं इसे मार नहीं पा रही हूँ। तो उसके दिमाग में फिर एक आइडिया आता है। और वो गुलिस्तान से कहती है कि देखो, हमारा घर एक तरीके से बसापत से बहुत दूर है और तुम यहाँ से चली जाते हो। पूरा दिन मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और दिन में कोई चोर चक्का आ गया तो यहाँ से पैसे भी ले जाएगा और हमें भी मार सकता है। तो हमें अपनी हिफाजत रखनी चाहिए और हिफाजत के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो गुलिस्तान कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो कहती है कि तुम मुझे एक पिस्टल ला दो। अगर मेरे पास पिस्टल होगी तो कम से कम मुझ में एक हिम्मत रहेगी, अगर कोई आएगा भी तो मैं उसको डरा सकती हूँ, धमका सकती हूँ और इस तरीके से मैं सुरक्षित रहूँगी। अब गुलिस्तान के दिमाग में दूर दूर तक ये नहीं है कि मैंने ही इसके पति को मारा है, इसने मुझसे शादी करी है। उसके दिमाग की घंटी बजती नहीं है। वो एक 13,000 रुपये की पिस्टल, 13,500 रुपये पिस्टल लाकर यास्मीन को देता है। अब यास्मीन कहती है ये चलेगी कैसे, अगर तुम ना हुए तो मैं इसको चलाऊंगी कैसे, अगर कोई चोर आ गया तो बाकायदा गुलिस्तान उसको बताता है कि कैसे उसके अंदर गोली भरी जाती है, कैसे उसका लॉक खुलता है, कैसे उसका ट्रिगर दबता है। तो वो फायर करके उसको दिखाता है, फिर वो भी फायर करती है तो वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इस तरीके से गोली चलेगी। अब इस चीज़ का गुलिस्तान को दूर दूर तक उसका कोई हवा नहीं है कि ये सब हो क्या रहा है। अब गुलिस्तान एक दिन घर में आता है, सोता है। अब क्योंकि यास्मीन पूरा इंतज़ार कर रही थी उसका, 3 साल उसने पता नहीं कैसे गुजारे थे उस बदले की भावना में। अब वो जब सो जाता है बेसुध, क्योंकि पूरे दिन का थका हारा होता है, तो यास्मीन दूसरे कमरे में जाती है, संदूक से पिस्टल निकालती है और उसको लोड करती है और जाकर उसके सीने पर रखती है, ट्रिगर दबा देती है उसका। लेकिन वो गोली चलती नहीं है। अब वो फिर दोबारा ट्रिगर दबाती है, फिर नहीं चलती। वो पागलों की तरह बार-बार उसको ट्रिगर को दबाई जा रही है, गोली चल नहीं रही है। और उसकी आवाज़ से उसकी आँख भी नहीं खुल रही है, जो लेटा हुआ है, क्योंकि दिन भर का थका आ रहा होगा, सो गया वो। अब यास्मीन बाहर आती है, दूसरे कमरे में जाती है, फिर सारी गोलियाँ निकालती है, उसको देखती है इसमें क्या ऐसी कमी है। तो पिस्टल में कोई लॉक होता है, तो उसको ध्यान आता है कि तूने लॉक खोला नहीं है। अब वो फिर से गोलियाँ भरती है उसके अंदर, फिर उसी कमरे में जाती है जिसमें गुलिस्तान सोया हुआ था और उसने बिल्कुल गुलिस्तान के सर पर बंदूक लगाकर, उसकी गन लगाकर और ट्रिगर दबा देती है। इस बार गोली चल जाती है और गोली से ही सीधा गुलिस्तान का भेजा बाहर। लेकिन उसको पूरी तसल्ली करनी थी, क्योंकि नफ़रत बहुत थी। इतनी नफ़रत थी कि उसने अपने शौहर के कातिल से ही शादी कर ली थी। वो दूसरी बार उसके सीने पर फायर करती है और उसको 2 गोली मारकर पूरी रात बैठी रहती है उसकी लाश के पास और दिन होने का इंतज़ार करती रहती है। जैसे ही दिन निकलता है वो फ़ौरन शोर मचाती है कि किसी बचाओ बचाओ, किसी ने मेरे शौहर पे गोली चला दी है, किसी ने मेरे शौहर को मार दिया है। और वो सब पड़ोसी इकट्ठे होते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो मरा पड़ा है। अब क्योंकि उस टाइम पे कोई पुलिस स्टेशन वहाँ पर था नहीं जब अफ़गान शाह की मौत हुई थी, क्योंकि इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ था 2018 में। लेकिन अब 2021 में वहाँ पुलिस स्टेशन बन गया था। लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेती है और उसको अस्पताल भेज देते पोस्टमार्टम के लिए। अब उससे पूछा जाता है क्या हुआ। वो कहती है कि रात को 2-3 आदमी आए थे और उन्होंने आकर मेरे शौहर पे गोली चला दी। जब तक मैं आई तो वो इतनी देर में वहाँ से भाग गए। अब पुलिस को लगता है कि ठीक बोल रही है, कि पुलिस इंक्वायरी करती है कि किसी को आते भागते हुए आपने देखा है, उसकी आस पड़ोस में पूछती है किसी को आते हुए देखा है, तो सब कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। फिर पुलिस उसकी इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि 2018 में इसके शौहर का कत्ल हुआ था और उसका कुछ पड़ोसी बताते हैं कि इसी पर इसको शक था हमेशा, क्योंकि वो पहले भी वहीं पे रहती थी शादी से पहले। तो पड़ोसी सारी बात उसको बता देते हैं कि हमेशा उससे बदला लेने की फ़िराक में रहती थी, उस पे उसको गुस्सा था कि मेरे पति की जो 1.5 साल की कमाई थी वो भी खा गया ये, और
मेरे पति को जो है गुलिस्तान ने ही मारा है। अब पुलिस उसको उठाकर थाने ले जाती है, वहाँ पर जाकर पूछताछ होती है। थोड़ी देर में वो ज़्यादा मेहनत करने की उस पर ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही नफ़रत से और उसके अंदर इतना जहर भरा हुआ होता है उसके खिलाफ़। वो बिल्कुल डंके की चोट पर कहती है कि हाँ, मैंने ही उसको मारा है, क्योंकि उसने मेरी बेटी के सर से एक पिता का साया छीन लिया, मुझसे शौहर का साया छीन लिया, और उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके इसमें पैसे जमा थे, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं उस नाम का, कोई पर्चा नहीं था इनके पास, तो मैंने ही उसको मारा है। तो बदले में देखो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। वो औरत जो अपने शौहर से इतना प्यार करती थी, उसका शौहर जब छीनता है और वो उसका बदला लेने के लिए सारे तिगड़म भिड़ा लेती है कि कैसे क्या करना है, कौन सा रास्ता। फिर सबसे लास्ट में वो अपने शौहर के कातिल से ही शादी कर लेती है बदला लेने के लिए, और उसके बाद वो बड़े डंके की चोट पे कहती है कि हाँ, मैंने ही उसको मारा है। उसके बाद यास्मीन को जेल भेज दिया जाता है, उसको जेल हो जाती है। ये थी आज की कहानी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी कल को किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।